नमस्कार। टॉक विद शिरीन के आज इस बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बड़े फ़ख्र के साथ, बहुत प्राउड के साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आज मेरे साथ जो मेहमान इस बातचीत में शामिल हैं, वाकई मैं ये कहने से बिल्कुल गुरेज़ नहीं करूँगी कि उनका कोई सानी नहीं है और मेरी नज़र में वो शख्स जो है किसी जादूगर से कम नहीं है। ये तारीफ़ों के अल्फाज बहुत कम हैं। जब हम उनकी बातचीत सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी का सफ़र जो न जाने कितने उतार चढ़ाव के साथ आज इस बेहतरीन आला मकाम पर बैठे हुए हैं, वो यकीनन काबिल गौर, काबिल तारीफ़ है। आज मेरे साथ राजधानी रायपुर की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुनील काड़ला सर, जो एक कॉस्मेटिक सर्जन हैं, बर्न स्पेशलिस्ट हैं और इतनी सारी खूबियों से वाबस्ता हैं कि बेहतर होगा कि मैं ज़्यादा उनके बारे में ना कहूँ। बेहतर है कि हम सब उन्हीं की ज़बानी सुने कि हमारे सुनील काड़ला सर की जो ख़ासियत है, खूबियाँ हैं, वो दरअसल हैं क्या। तो मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार डॉक्टर शिरीन में सर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि ये जो सफ़र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, शुरुआत अब ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर बनने की हमारी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। अच्छा। और मैं सबसे छोटा था 5 भाई बहनों में। जी। और मेरे फादर की डेथ जब मैं 2 साल का था तब हो गई थी। तो हमारी मदर हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से हम लोगों को पाला पोसा और हमारे घर में सभी बहुत पढ़ने लिखने में होशियार थे। सिस्टर्स हैं, मेरे बड़े ब्रदर हैं। माहौल ही बड़ा अच्छा रहा बड़ा पढ़ाई अच्छा था। का। जी। पर क्या है कि कोई भी मेडिकल बनना चाहता था डॉक्टर, पर बनना नहीं चाह पा रहे थे क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत थे। और उस समय मेरी मदर जो थी वो काफ़ी बीमार रहती थी, उनको गॉल ब्लैडर का स्टोन का प्रॉब्लम था। जी। और रायपुर उसमें बहुत छोटा विलेज था। जी। जी। और यहाँ पर सुविधा ही नहीं थी ऑपरेशन की। जी। जी। और वो हर थोड़े दिन में उनको गॉल स्टोन का अटैक होता था, बहुत ज़्यादा तड़फती थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। कुछ दिन में ठीक होके आते थे, फिर वही होता था। फिर एक बार बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो 1 से 1.5 महीना वो हॉस्पिटल में रही। यहाँ पर डीके हॉस्पिटल है जी। तो मैं रोज़ स्कूल से जाके उनके पास कई घंटे बिताता था। तो वहाँ से एक मन में आया कि अब हमको डॉक्टर बनना है। क्या बात है। फिर उनके ऑपरेशन की बहुत मुश्किल से वहाँ व्यवस्था हुई। उस समय सुविधाएं नहीं थी, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता था। ले दे के कैसे भी करके उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी जान बची। तो उससे एक मन में आया कि डॉक्टर बनना है और सर्जन बनना है। क्या बात है। तो एस्थेटिक सर्जरी को ही आपने क्यों चुना? हाँ, देखिए, ये तो क्या है कि पहले मैं फिर डॉक्टर बना, MBBS किया, फिर MS किया जनरल सर्जरी। अच्छा। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन था कि अब हम जनरल सर्जरी में ही रहें या उसके और एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएं। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। किडनी जैसे यूरोलॉजी हो गई, हार्ट के सर्जन हो गए, न्यूरो सर्जन हो गए, प्लास्टिक सर्जन हो गए। तो प्लास्टिक सर्जरी इसलिए चुना कि ये बहुत डाइवर्सिफाइड ब्रांच है। माने इसमें हम पेशेंट को ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गन तक सीमित है जी। और थोड़ा मेरा पैशन बहुत था सर्जरी का। अच्छा, ज्यादा करने का, स्पेशली सर्जरी को लेके जो बचपन से एक जो चाहत थी बनने की, चाहत कैसे पनपी हो? तो वही मदर के कारण पनपी। अच्छा। और उस चाहत के कारण ही हम आगे बढ़ते गए। हाँ। और जब जनरल सर्जरी हो गई तो उसके बाद इसमें एक तो 85% जो प्लास्टिक सर्जरी होती है वो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। अच्छा, ओके। ये कई बार लोग जन्मजात ऐसे विकृत पैदा होते हैं, टेढ़ा मुंह हो गया, कटे ओट हो गए, नाक खराब है या हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं, अंग बहुत खराब है। और उस समय लोग सब ऐसा मानते थे कि ये भगवान की देन है, इसी के साथ गुजरना है, इसी के साथ रहना है, ठीक नहीं हो सकता। अवेयरनेस भी नहीं हुआ करती थी, अवेयरनेस भी नहीं थी। तो और उसी पे भावना से जी। वो शादियां भी उनकी ऐसी होती थी कि भाई कंप्रोमाइज होके और जिंदगी भर गुजारते थे। सोशल वे पर बहुत सारी दिक्कतें होती तो थी। ये जो प्रॉब्लम है ये सब प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा 80-90% चीजें ठीक हो सकती थी। तो इसके लिए एक था। और दूसरा बहुत वेराइटीज थी, कभी सिर का ऑपरेशन कर रहे, कभी हाथ का कर रहे, कभी पैर का कर रहे। मैंने पूरी बॉडी का संरचना के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए जी। उसका अप टू डेट चीजें होनी चाहिए। फिर कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते थे जिसमें अंग कट के अलग हो गए हैं जी, तो उनको जोड़ना, फिर से हाथ कट गया, पैर कट गए, उंगलियां कट गई जी।
तो एक फैसिनेटिंग ब्रांच थी। जलने का है, जलने के बाद के जो ट्रीटमेंट होते थे उसकी सुविधाएं बहुत ही खराब थी उस समय, अच्छी नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो बच सकते थे वो नहीं बच पाते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर हॉस्पिटल और उसका मैनेजमेंट नहीं था। तो एक बर्न्स जो है वो एक बहुत ही अपना बड़ा सेक्टर्स है। तो जो 15% जो सेक्टर्स होता था वो ट्रॉमा, बर्न्स, कैंसर उसके था। जी। तो इससे मेरे को एक इच्छा हुई कि भाई एक ही चीज करते करते आदमी बोर हो जाता है कई बार, तो इसमें इतनी वैरायटी है, और जब पेशेंट्स को हम एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, मान लो उसकी बहुत प्रॉब्लम है, उसके बाद वो ठीक हुआ, उसकी शादी हुई, जी। तो एक जो सेटिस्फेक्शन होता है वो एक इम्पोर्टेंट होता है। जी, ये सही तो कहा। और जब मेरे को सोसाइटी ने इतना दिया कि डॉक्टर बना, मैं ये सब किया, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उसको वापस लौटाऊं। ये ऐसा मेरी मदर का कहना था, और उनके कहे अनुसार मैं पिछले मतलब 35 शुरुआत सालों में से ये काम कर रहा हूँ। जी, तो शुरुआत में सिर्फ बर्न स्पेशलिटी ही थी आपकी उस पे? नहीं, शुरुआत से ही सभी कुछ है। सभी कुछ, बर्न्स एक सेक्टर है, एक पार्ट है, करेक्ट, ये अलग नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। जी। उसमें जान बचाना, जान बचाने के बाद अगर चेहरा कुछ विकृत हो गया है, तो कुछ उसे भी क्षण हो गया, तो उसको सुधारना, तो ये भी पार्ट है प्लास्टिक सर्जरी का। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे शरीर के किस किस अंग की सर्जरी या जैसे उसको सुधारा जा सकता है? देखिए, शरीर में हर अंग की प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है जो सुंदरता के लिए किया जाता है। तो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जो सुंदरता के लिए की जाती है उसे कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। करेक्ट। और ये सिर से पैर तक है। जैसे सिर का हम उदाहरण लें तो बच्चे अगर पैदा होते हैं, कई बार उनके सिर टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, नाक बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, चेहरा बहुत खराब होता है, तो वो भी इसमें सुधारा जाता है, उसको क्रेनियोफेशियल सर्जरी बोलते हैं। करेक्ट। फिर आजकल जैसे अब सिर में देखेंगे तो बालों का झड़ना है, गंजापन है, हेयर ट्रांसप्लांट है, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट कॉस्मेटिक सर्जरी का है। जी। फिर उसके नीचे है तब नाक है, आईब्रो है, बोन्स, चीक बोन्स है, पूरे चेहरे को चेंज करना है, चिन है, लिप्स है, इसमें पूरे शेप को चेंज करना। अगर कोई कलर है डाउन हो गया है, फेयरनेस लानी है, कुछ करनी है, डिम्पल बनाना, ये भी बहुत कॉमन है। फिर उससे नीचे अगर आते हैं तो चेस्ट में कई बार लड़कों के एज के टीनेजर्स के बाद कई बार ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं, तो गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, तो उनको बहुत हीन भावना आती है, वो उसको ठीक करते हैं। लड़कियां कई बार उनके ब्रेस्ट कम डेवलप होते हैं या बहुत ज्यादा हो जाते हैं हार्मोन्स के कारण, तो उनको भी ठीक करना है। फिर पेट में आ जाए, अगर मोटापा है, चर्बी है या बेडॉल है, या प्रेगनेंसी के बाद में अगर कुछ चीज चेंजेस आ जाते हैं तो उसको ठीक करना है। पैरों को सुडौल करना है, नाखूनों को करना है। तो ये शुरुआत में ऐसा होता था, नाखून से लेके बाल तक। अब जो है काफी सालों से कॉस्मेटिक सर्जरी जो छुपे हुए अंग है, जैसे 6 पैक्स बनाना है या 0 फिगर है, मसल्स डेवलप करनी है, बाइसेप्स डेवलप करनी है, काफ मसल्स की कॉस्मेटिक सर्जरी या फैट ग्राफ्टिंग करनी है, सेक्स ऑर्गन की कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो ये भी लोग करा रहे हैं। तो ये जो फर्क है, जैसे लोग पहले समझते थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी हम दूसरों को सुंदर दिखने के लिए करा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सही नहीं है। उसका पहला उद्देश्य है खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। सबसे अगर उसकी नाक खराब है, दिन भर उसका दिमाग उसमें चला रहेगा, वो को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, जाएगा नहीं, उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, उसका सोशल प्रॉब्लम हो जाता है और वो डेवलप नहीं होता, और पेशेंट जो है ना साइकेट्रिक उसमें चला जाता है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में पहले खुद का कॉन्फिडेंस आता है। अगर उसकी नाक सुधर गई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लड़का है, उसका गायनेकोमेस्टिया ठीक हो गया, वो कॉन्फिडेंट होगा, टी शर्ट पहनेगा, हॉस्टल जाएगा, स्विमिंग करेगा, नहीं तो कहीं जाता नहीं है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। वैसी जो हिडन ऑर्गन की जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो भी खुद के लिए है। अभी एक बहुत कॉमन टर्म्स है मॉमी मेकओवर। हाँ सर, ये चीज है। मैं एक और उस सवाल पर आऊंगी। हाँ, जैसे भी मैंने आपके माध्यम से एक हम मरीज से मिले जिसके नाक की हड्डी तिरछी थी और जिसे आवाज में भी दिक्कत हो रही थी, और सेम वही चीज जो है उसके बच्चे के साथ बच्चे में भी आई है। उसके अलावा अभी हम टीम से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने हजारों ऐसी चीजें हमको दिखाई, जैसे आपने जिक्र किया कि नाखून से लेकर सर तक के बालों तक की है। एक चीज जो अभी आपने जिक्र किया, ये एक बहुत ज्यादा चलन में अभी फिलहाल आ रहा है, कि क्या है सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, पहले ऐसा था कि लड़की है, ठीक ठाक दिख रही है, शादी हो गई, उसके बाद उसका कैरियर एज सच एंड मान लिया जाता है, वो
उसको दाग हो, धब्बे हो, कोई भी मोटी हो जाए, कुछ भी कैसी भी दिखे, ऐसा चलता था। हाँ। अब ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, फीमेल डोमिनेटिंग चीजें हो गई है, फीमेल एट पार लड़कों के हो गई है हर फील्ड में। तो और दूसरा क्या है कि सोसाइटी में ये भी चेंज आया है, लुक वाइज अच्छा बन चुकी है, एकदम प्रायोरिटी। लुक वाइज जो है अभी खाली शादी के लिए नहीं है, जॉब है, हर चीज है, हर चीज में कॉन्फिडेंस के लिए है, वो सबके लिए नीड हो गया है। दूसरा नीड क्या हो गया है कि अभी सोसाइटी में बहुत चेंजेस हुए हैं, लिव इन हो गई है, उसके बाद क्या रीमैरिजेस बहुत हो रही हैं, रेप केसेस बहुत हो रहे हैं। तो इनके कारण सोसाइटी में ये जो मॉमी मेकओवर जो है वो आया है। मॉमी मेकओवर में क्या होता है कि जैसे शादी हुई, आसान शब्दों में शादी हुई, बच्चे हुए, अब मान लो और बच्चे नहीं करने, तो जो फीमेल है वो चाहती कि मैं पहले जैसी ही बनूं जैसा शादी के पहले थी। तो उसमें जैसे बालों की समस्या आ जाती है, झड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट है। कई बार आईब्रोज थोड़े डाउन हो जाते हैं, हल्के रिंकल्स आ सकते हैं, डार्क सर्कल आते हैं, झुर्रियां हल्की आ जाती हैं, बिल्कुल लिप्स में चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं, पेट में क्या है कि शेप काफी खराब हो जाता है, फिर सेक्स ऑर्गन जो है वो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस और लूजनेस हो जाती है। तो ये जो चीजें हम करते हैं इसे मॉमी मेकओवर बोलते हैं। तो ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए है, कई बार इससे उनकी मैरिज बचती है, फिर कई बार मान लो उनको रीमैरिज करना है तो कराती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लिव इन में हो किसी के साथ, अब उनसे आपकी नहीं जमी है, आपको किसी और से मैरिज करनी है, देन दे नीड सम ट्रीटमेंट। तो ये अब डिमांड नीड हो गई एक्चुअली। वैसे ही रेप केसेस बहुत हो गए हैं, तो जो सेक्स ऑर्गन है उनको फिर से हम उनको रीस्ट्रक्चर्ड करते हैं, ठीक करते हैं, जिससे वो शादी के लायक हो, उसका कॉन्फिडेंस है, उसको सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करता है। तो इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी नाउ इट इज नॉट लग्जरी, इट इज ए नीड हर आदमी की। जैसे पहले क्या था, कार लग्जरी थी, कॉस्मेटिक सर्जरी लग्जरी थी कि फिल्म स्टार हैं, पैसे वाले वही कराते हैं। तो नाउ इट इज ए नीड, इट इज नॉट लग्जरी। कार सबकी जरूरत है, अच्छी बात है, वैसे ये भी कॉस्मेटिक सर्जरी सबकी जरूरत है। एक चीज और बहुत ज्यादा सुर्खियों पे है, बोटॉक्स सर्जरी। ये क्या है सर? ये बड़ा आम होता चला जा रहा है। जी जी जी, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जैसे एज के हिसाब से चेहरे में, एजिंग के हिसाब से झुर्रियाँ आती हैं। तो चेहरे में अगर माथे में झुर्रियाँ हैं, आईज के चारों तरफ है, फेस में है, नेक में है, तो बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही सिंपल होता है। अगर कोई हिस्से की झुर्री हटानी है तो उसमें बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स किया जाता है। हाँ, और उसके इफेक्ट जो है वो 6 महीने से 1 साल तक रहते हैं। अच्छा। उसके बाद जरूरत हुई तो फिर लगा लिया आके। अच्छा। तो ये एजिंग को हम परमानेंट रोक नहीं सकते हैं, पर उसको हम छुपा सकते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता? लाइफ लॉन्ग नहीं रहता। अच्छा, आपको बीच तो बोटॉक्स है, ऐसे ही फिलर होते हैं जो रिंकल्स के लिए होते हैं, फिर कुछ थ्रेड लिफ्ट होती हैं और फेस लिफ्ट होती हैं। तो ऐसा सीरियल वाइज कितना एज कितनी है, कितना ज्यादा झुर्रियां हैं, कितना उनको चाहिए और कितना लंबा चाहिए, डिपेंड करता है उसके डिपेंड करता है। उसके हिसाब से हम बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड लिफ्ट है, लेजर टेक्निक भी होती है कुछ करने की, लेजर और साथ में फेस लिफ्ट होती है। तो इस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ट्रीटमेंट करते हैं। और बोटॉक्स फिलर इतना सिंपल है कि लोग आते हैं, माने उसको हम लंच टाइम सर्जरी बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, या ऑफिस आवर्स बोल सकता है, लंच में इंजेक्शन लगाया चलेंगे। और ये ड्यूरेशन क्या होती है फिर भी अंदाजा, ये ऑपरेशन का कितने? ये हार्डली 10-15 मिनट्स का प्रोसेस है बस। बताइए। और करा के आप जा सकते हो इजीली। तो इसमें बाद में ऐसा कोई वो बेड रेस्ट वाला मामला कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं, इजी। आप फिर वो पता भी नहीं चलता कि लगा है। किसी को हार्डली एक आध दिन मामूली स्वेलिंग आया तो है, नहीं तो नहीं आया। कुछ नहीं। सर इसमें खर्च कितना आता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी सिंपल है, बहुत खर्चे नहीं होते हैं इसमें। यूजली 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में खर्चे होते हैं। कितना ml लगा है वो। और वैसे ही कुछ और फिलर्स भी होते हैं, तो वो भी क्या है कि 10 से लेकर 30,000 40,000 कितना एरिया करना है उसके हिसाब से होता है। और मोटापे का भी ऐसा ही कुछ? मोटापे का देखिए, बेसिकली तो मोटापा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक बहुत लोगों के बीच तो वो बहुत कॉमन भी है, समस्या भी है, और उसके अब सोल्यूशन भी है। हाँ, सोल्यूशन। तो एक तो लाइफस्टाइल के कारण होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो लाइफस्टाइल उसकी चेंज हो सबसे पहले, काउंसलिंग की जाए, काउंसलिंग की इम्पोर्टेंट होती है। और ओवरऑल कॉस्मेटिक सर्जरी में काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार उनके लिए तो एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं, वो सोचते हैं मैं अभी इतनी मोटी हूँ, सीधा
मेरी कमर ऐश्वर्या राय या किसी दूसरी हीरोइंस हैं नहीं है, उनके जैसे जो जीरो फील हो पॉसिबल जाए नहीं है जी। तो वो हमको, या ऐसे भी आते हैं कि फोटो लेके आएंगे कि इसकी नाक मेरे को चाहिए, इसके जैसे नाक चाहिए, इसके जैसे ओठ चाहिए, अच्छा, इनके ऐसा जैसे भी गाल होता चाहिए, है? ये इट इज़ वेरी कॉमन। इवन जो नाभि होती है अम्लाइकस, उसकी भी फोटो लेके आते हैं कि इस हीरोइन के जैसे गॉड। नाभि चाहिए। तो हमको उनको समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि देखो ये हो सकता है उससे मिलता जुलता, खाली उसकी नाक आपके चेहरे में लगा देंगे ये तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल, माने आपको सुंदर नहीं दिखे, नहीं। मैच नहीं करेगी। फेस इज ओवरऑल, उसमें हम खाली एक चीज को ऐसा चेंज करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। आपके लिए क्या अच्छा है वो हम बताते हैं और वो करते हैं। तो Correct. काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो लोग नेट से फोटो निकाल के ले आते हैं और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो ये एक समझाना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। दूसरा भी अपन मोटापे की बात कर रहे थे जी। तो मोटापा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें एक लाइफस्टाइल को ध्यान रखते हैं। उसके बावजूद फिर हमको देखना पड़ता है कि उसका वजन कितना है, उसका बीएमआई कितना है, हाँ। उसके हिसाब से फिर हमको ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। तो उसमें कुछ लेजर ट्रीटमेंट होता है जी जी जी। जिसमें बिना ऑपरेशन के हम क्रायो लैपोलिसिस करके एक लेजर होती है, जिसको छोटे छोटे अगर एरियाज हैं, हल्का फैट है तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। राइट। दूसरा 100% 100 लोग हैं मोटापे के, तो उसमें 80-85% लोगों को एक टेक्निक होती है लैपोसक्शन, हाँ ये बड़ी जिसमें खाली एक छोटे फेमस से है। पंचर करके हाँ हम उसमें से फैट बॉडी का उस एरिया का निकाल देते हैं, जो बहुत एक्सरसाइज और जिम के बावजूद नहीं जाता है। नहीं जाता उसे हम स्टबर्न फैट बोल सकते हैं। जैसे लव हैंडल्स हो गए हैं, कई बार क्या प्रेगनेंसी की जो एब्डोमेन के फैट्स हो जाते हैं, है ना, कुछ चेस्ट के जैसे गायनेकोमेस्टिया वाले फैट होते हैं या ग्लैंड्स होती हैं, ये नहीं जाती हैं। सर एक चीज आपको बीच में टोकना चाहूंगी, इसमें मैंने देखा अभी जैसे टीम से बातचीत हो रही थी उस दौरान कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आफ्टर 50, तो उसका क्या एक क्रेज है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। तो ये हर एज की हैं, जैसे मैंने मॉमी मेकओवर बताया आपको, हाँ, राइट। तो वो इट इज आफ्टर 30-35 उसके बाद कभी भी है, प्लस जो झुर्रिया है, बोटॉक्स फिलर्स और फेस लिफ्ट, थ्रेड लिफ्ट, ये भी यूजुअली 30-35-40-45 के बाद की है। सैगिनेस ब्रेस्ट की है, हाँ, करेक्ट, वो भी है ना, और एज के हिसाब से पोस्ट प्रेगनेंसी कईयों को मिडिल एज के बाद थोड़ा सा फैट, खास करके पेट में ज्यादा फैट जमा हो जाता है, टमी फैट जो रहता है, तो वो उसके लिए भी करना पड़ता है। तो हर एज की कॉस्मेटिक सर्जरी है। यंग एज में लोग फेयरनेस में बहुत आ रहे हैं, डिम्पल बनवा रहे हैं, लिप्स को मोटा कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, या उनको बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम है, या प्रेगनेंसी के बाद जैसे मेलास्मा हो जाता है, काले छाइयाँ हो जाती हैं चुनियों, तो उसके लिए होती है, हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो चीजें जो है वो यंग एज के सेगमेंट्स हैं थोड़े, कुछ मिडिल एज के हैं, कुछ एल्डर एज के हैं, जैसे फेस लिफ्ट होना, ये करना। सर ये कितने प्रतिशत मतलब ये सफल होने के चांसेस हैं इसमें ये आपने ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। सफलता देखो, इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। आजकल सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट और फॉल्स कमिटमेंट्स, अट्रैक्शन, प्राइजेस, ये बहुत हो रहे हैं। तो अगर आप सही डॉक्टर, सही डिग्री हो, उसके पास सही हॉस्पिटल हो जिसमें ऑटोक्लेव, स्टरलाइज, साफ सुथरा हो, और वो प्रॉपर आपको गाइड करे जी, उन डॉक्टरों से ही ये कॉस्मेटिक सर्जरी करानी चाहिए। हमारी एक संस्था है कॉस्मेटिक सर्जरी की, IEPS करके हैं, उसमें पूरे इंडिया के जो कॉस्मेटिक सर्जन है वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड डॉक्टर से कराए। ये तो कई बार भ्रामक विज्ञापन देख करके लोग थोड़े पैसे बचाने के लिए वो कहीं भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, कहीं भी बोटॉक्स करा रहे हैं, कहीं भी ऑपरेशन करा रहे हैं, और बाद में उसके प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर सही डॉक्टर है, वो सही एडवाइस करेगा, वो सही ट्रीटमेंट लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आता है। मैंने 80-90% चांसेस नहीं आता है। 5-10% कुछ बॉडी की इनहेरिटेंस, किसी को छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वो डॉक्टर कॉम्पिटेंट होता है उसको ठीक करने के लिए। समझ गए ना? तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम किससे अपना काम करा रहे हैं, अपनी बॉडी किसको सौंप रहे हैं। कोई भी ऐसे आते जाते या छोटे मोटे क्लिनिक है, ये है, जहाँ कुछ भी हो रहा है ऐसा ना जाए, ध्यान रखें। तो अभी अपन चल रहे थे कि लाइपोसक्शन जो है, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेजर है, वेजर है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, और इसका 85% लोगों को बहुत फायदा होता है। डबल चिन हो, चीक के हो,
और या ये भी चेस्ट की लाइफस्टाइल हो। ही होता है मतलब? हाँ, लाइपोसक्शन में ऐसा है कि हम जिस एरिया का करते हैं वहां पर यूजली दोबारा फैट नहीं आता, नहीं आता है, अच्छा। और अगर उनकी लाइफस्टाइल ठीक है हाँ, तो वो तो वो चीजें लाइफ मेंटेन लॉन्ग रखती है। मेंटेन होती है। हाँ, ऐसा होता है। अगर वो लाइफ रूटीन का थोड़ा रूटीन हो, चेंज तो फिर करेंगे वो, तो जहाँ हाँ, किए तो वहां तो नेचुरल थोड़ा चीज बहुत है। आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा, पर बाकी बॉडी में फैट फिर से बढ़ जाता है साइज में। फैट कैसा है कि फैट सेल्स नया नहीं बनता है, पैदा होता है बच्चा, नंबर ऑफ फैट सेल्स फिक्स हो जाते हैं। हाँ हाँ, राइट। अब वही फैट सेल्स अगर बहुत खाएंगे पिएंगे जी। तो साइज में बढ़ जाते हैं, और नहीं खाएंगे, ध्यान रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, जिम करेंगे तो साइज में कम हो जाते हैं। करेक्ट। पर लाइपो में हम उनको निकाल के फेंक देते हैं तो परमानेंट कम हो जाते हैं उस जगह से। दूसरा फैट का एक और चीज जो बहुत कॉमन है, फैट ग्राफ्टिंग। मैंने फैट को हम कहीं से निकाल के फेंक रहे हैं क्योंकि अनवांटेड है। कहीं पर किसी के गाल बहुत पिचके है, चेहरा बहुत तो वहाँ पे थिन फिलर किया है, जाता उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या कई बार ब्रेस्ट थोड़े है, थोड़े और इम्प्रूव करने हैं, करेक्ट। हाँ, तो हाँ, इम्प्लांट के साथ साथ कई बार फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा, फैट ग्राफ्टिंग करते हैं कई बार। जी। कई लोगों के जो बट एरिया है, बटक्स का एरिया है, हाँ, वो बिल्कुल पतला डाउन है होता है, हाँ, और पेट में थोड़ा ज्यादा है, तो पेट से निकाल के वहां लगा वहाँ देते हैं। लगाया जाता है। सेक्स ऑर्गन है, और उसमें ये फैट ग्राफ्टिंग करते हैं काफी, जी, तो ये भी लुक पूछना इम्प्रूव चाहूंगी करने के कि लिए जैसे उन्हीं का ही मतलब स्किन उन्हीं की फैट ही लगाना पड़ता है, दूसरे का फैट नहीं सूट करता, उन्हीं का ही लगाना पड़ता है। तो सर हेयर ट्रांसप्लांट का भी बताइएगा कुछ जी। की। हेयर ट्रांसप्लांट देखिए, अभी आज की डेट में अगर हम माने तो मेल में सबसे कॉमनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी इज हेयर ट्रांसप्लांट। बालों की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यंग लोगों में, मिडिल एज में, बाद में भी। अभी तो लोग 65-70 में भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, नॉट ओनली इन यंग एज। तो ये लाइफस्टाइल के कारण अर्ली एज में हो जाता है। एक तो जेनेटिक होता है, दूसरा हमारी लाइफस्टाइल है, सोना है, खाना है, स्ट्रेस बहुत लेना है, बहुत सारे बिना सोचे समझे शैम्पू और कंडीशनर्स और हेयर ट्रीटमेंट लेना, ये भी एक रीजन हो जाता है। जी जी जी, है ना। तो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है, और ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। बेसिकली अब देखेंगे तो जैसे हम खेती करते हैं, रोपा लगाते हैं, जस्ट तो इट इज लाइक रोपा ओनली। इसमें जो पीछे के जो बाल होते हैं हमारे, उनकी जो ग्रोथ ज्यादा होती उनकी है, जो लाइफ है वो परमानेंट होती है। और यहाँ के जो बाल है वो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, एक स्टेज के बाद वो झड़ जाते हैं जेनेटिकली। तो यहाँ के जो बाल है उनको लेके यहाँ पर रोपा करते हैं, तो फिर वो बाल उगते हैं, बढ़ते हैं, उनको हम कटिंग कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, मुंडन कराएंगे तो फिर से आ सकते हैं। अच्छा, सेम नेचुरल प्रोसेस होता है। और इसकी लाइफ डे केयर होती है, सुबह आएंगे, शाम रात को करा के जा सकते हैं, बहुत सिंपल है। और लाइफ एक ही होती है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि कितना हेयर लगाना है, कितना डेंसिटी चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। कई बार एक में ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी कोई लोग सेशंस में 2-3 बार में थोड़े थोड़े बाल लगा देते हैं। वो डिपेंड करता पर लाइफ इसकी परमानेंट होती है ऑलमोस्ट 99%। कई बार सिर के बाल अगर गंजापन ज्यादा है, बाल कम है, तो दाढ़ी से बाल लेके लगा सकते हैं। अच्छा, चेस्ट से बाल लेके लगा सकते हैं, एक्जिला से लगा सकते हैं। इन्हें हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन बाल उन्हीं का होना चाहिए, बाल उन्हीं का होना चाहिए। वैसे ही कई बार जैसे आईब्रो किसी की कम है, नहीं है, या एक्सीडेंट में निकल गई है, किसी के मूंछ में प्रॉब्लम है, दाढ़ी में है, तो सिर के बाल को भी इसमें लगा के दाढ़ी मूंछ भी बनाया जा सकता है। या कई बार हम सेक्स चेंज करते हैं, तो अगर फीमेल टू मेल बनाए हैं तो कई बार उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, दाढ़ी बनाना है या हेयर लाइन बनानी है। तो ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, सिंपल है। खाली इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि ये बराबर जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, ट्रेन प्लास्टिक सर्जन्स हैं, उन्हीं से ही कराना है, और सबसे अच्छी बात है। और प्रॉपर सेटअप हो। बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए कि कुछ लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो कोई छोटे छोटे क्लिनिक में बंद करवा लिए उन्होंने, इन्फेक्शन हो गया जानकारी होने और उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर भी हैं कि ऐसी जगह में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए जहां पर अच्छा आईसीयू सेटअप भी हो, इन केस कभी कोई रिएक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको टैकल किया जा सके। मैंने एक छोटी सी क्लिनिक में ना किया जाए, क्योंकि सबके अपने बॉडी की सेंसिटिविटी अलग होती है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अब तक हमारे डॉक्टर कार्ला सर जो हैं तकरीबन 60,000 के करीब फ्री इन्होंने इलाज किया है, और इनके कैंप्स भी लगते चले आए हैं।